नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। आज दोस्तों हम लोग फैमिली एंड कम्युनिटी के यूनिट 4 पर बात करेंगे और इसके पहले यूनिट 1 से लेकर के 3 की जो वीडियो है उनको अपलोड कर दिया गया है। यूनिट 4 में क्या कुछ कह रहा है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। यूनिट 4 में बात की जा रही है समुदाय की। समुदाय क्या है, यानी कि समुदाय की अवधारणा, प्रकार और परिभाषा की बात होगी आपके 4.1 में। 4.1 में समुदाय की अवधारणा, प्रकार और परिभाषा की बात होगी। तो हम कहेंगे समुदाय क्या है, तो कहेंगे समुदाय जो है जहाँ पर मानव एक सामाजिक प्राणी के रूप में रहता है और समाज में जो अलग अस्तित्व है वो बनाता है, क्योंकि समाज में सभी सदस्य, उनकी योग्यताएं, आवश्यकताएं एक दूसरे पर ही क्या होती हैं, निर्भर होती हैं। और जो आपका ये समुदाय है या कम्युनिटी है, हम कह सकते हैं दो शब्दों से मिलकर बना है, एक आपका कम, एक आपका म्यूनिश। तो कम और म्यूनिश का अर्थ मिला करके है, कम का अर्थ है आपका कि एक साथ, कम का अर्थ क्या है, एक साथ, और MUNIS इसका अर्थ क्या है, तो क्या है, सेवा प्रदान करना। सेवा प्रदान करना यानी कि समुदाय में एक साथ में रह करके व्यक्तियों को सेवा प्रदान की जाए, सर्विस प्रदान की जाए, सेवा करना। तो ये आपका कम्युनिटी कहलाता है, समुदाय कहलाता है। इसके अनुसार अगर हम परिभाषा की बात कर लें तो मेंजर के अनुसार परिभाषा दी गई। कहा गया वह समाज जो निश्चित भूभाग में रहता है समुदाय कहलाता है। क्या कहा गया कि वह समाज जो एक निश्चित भूभाग में रहता है, क्या कहलाता है, तो आप कहोगे सर यह आपका समुदाय कहलाता है, यानी कि कम्युनिटी कहलाता है। ऐसे ही परिभाषा दी गई तो कहेंगे सर आर्क बर्न के अनुसार परिभाषा दी गई। कहा गया समुदाय सामाजिक जीवन का संपूर्ण संगठन है। समुदाय जो है वो सामाजिक जीवन का संपूर्ण संगठन है। समुदाय क्या है, सामाजिक जीवन का संपूर्ण संगठन है। ये किसके बारे में कहा गया, आर्क बर्न ने कहा समुदाय के बारे में। हम बात करते हैं अब समुदाय के, यहाँ पर परिभाषा हो गई, आपके अवधारणा भी हो गई। अब हम बात करते हैं प्रकारों की। तो समुदाय के प्रकारों की बात करेंगे तो एक आपका ग्रामीण समुदाय और एक आपका नगरीय समुदाय। तो हम ग्रामीण समुदाय कहेंगे तो जो प्राचीन काल था इसमें कौन सा समुदाय चलता था, ग्रामीण समुदाय होता था, जहाँ पर मानव जीवन का जो निवास स्थान जो था वो ग्रामीण समुदाय को माना गया। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि जो भी ग्रामीण समुदाय था वो धीरे धीरे बदलता गया। इसमें जब ग्रामीण समुदाय था और अभी भी है, अभी भी हमारा ग्रामीण समुदाय बहुत ज़्यादा है। अगर हम अपने भारत की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपका ग्रामीण समुदाय ही है, जिसमें क्या किया जाता है, तो आप कहोगे सर कृषि की जाती है, यानी कि कृषि व्यवसाय किया जाता है, जो कि प्रकृति होगी उसके निकटतम लोग होंगे, यानी कि सीधा प्रकृति से संबंध होगा, प्रकृति पर ही आश्रित होंगे, क्योंकि उनका जो जीवन यापन होता है, उनकी जो फसलें होती हैं वो प्रकृति पर ही निर्भर होती हैं। वहाँ पर जातिवाद भी होगा, धर्म भी होगा। इसके महत्व को चर्चा दी जाएगी, यानी कि जो भी जातिवाद है, धर्म है, इसकी जो अटूट श्रद्धा है उसको संचालित किया जाएगा और इस पर जो है बल दिया जाएगा। संयुक्त परिवार होगा वहाँ पर, यानी कि संयुक्त परिवार का मतलब यानी कि बहुत बड़ा परिवार,
जहाँ पर जो मुखिया होगा घर के बड़े बूढ़े होंगे, माता पिता होंगे, उनके पिता हो सकते हैं, उनके भाई भी हो सकते हैं, भाई के भाई भी हो सकते हैं, यानी कि एक बड़ा परिवार होगा, संयुक्त परिवार होगा जहाँ पर सामुदायिक भावना भी होगी। यानी कि ग्रामीण समुदाय में सामुदायिक भावना ग्रामीण समुदायों के सदस्यों के में व्यक्तिगत निर्भरता और इसके स्थान पर सामुदायिक निर्भरता पर जो है अधिकता पाई जाएगी। इसमें कह सकते हैं जो भी समीपता है उसको बढ़ावा मिलेगा, जो भी इसका स्वभाव है बच्चे का विकसित हो पाएगा, बेहतर हो पाएगा। इसमें धर्म और परंपरागत जो चीज़ें होंगी उनका भी कह सकते हैं कि ख्याल रखा जाए, यानी कि जो भी धार्मिक पुरानी परंपराएं हैं, रूढ़िवादिता है, इनको भी ध्यान में रखा जाएगा और सामुदायिक व्यवहार, धर्म के नियम और परंपराएं भी प्रभावित होती हैं। दूसरा आपका क्या हुआ? दूसरा आपका, पहला आपका हमने बताया ग्रामीण, तो आप कहोगे सर दूसरा आपका क्या होगा? तो दूसरा आपका होगा सर नगरीय समुदाय। दूसरा कौन सा समुदाय? दूसरा आपका नगरीय समुदाय। तो ये समुदाय आपका नगर में रहता है, यहाँ पर सुख सुविधाएं ज़्यादा होती हैं, यानी कि जनसंख्या भी ज़्यादा होगी, जनसंख्या का घनत्व भी ज़्यादा होगा, क्योंकि लोग रोजगार की तलाश में कहाँ आते हैं? गांव से निकल करके नगरीय समुदाय में आते हैं। यहाँ पर जो भी संस्कृतियाँ होंगी वो विभिन्न संस्कृतियाँ होंगी, विभिन्न जाति के लोग, विभिन्न वर्ग के लोग, विभिन्न धर्म के लोग यहाँ पर रह रहे होंगे। और कह सकते हैं कि जो भी श्रम विभाजन है, क्योंकि नगरीय समुदाय में जो भी व्यवसाय होगा वो लोग कर रहे होंगे, ये लोग जो है वो कृषि पर आश्रित नहीं होते हैं, इनके लिए नौकरी, पेशा, अध्ययन है ना, इनका जीवन इस पर निर्भर होता है। और एकीकरण में भी महत्व देखने को मिलता है। इसमें नगरीय समुदाय में उच्च जीवन स्तर में जो भी आकांक्षाएं हैं, इनके फलस्वरूप संयुक्त परिवार की जो जिम्मेदारियां हैं इनको वहन करने में कठिनाई होती है। तो भैया इनका एकीकरण परिवार भी यहाँ पर होता है, यानी कि माता पिता और उनके जो भी बच्चे हैं वही यहाँ पर निवास करते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा परिवार यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलता है। तो अगर हम बात करें समुदाय में, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। इसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं आपके 4.2 की, 4.2 की। 4.2 यूनिट आपका क्या है? जो भी समुदाय की भूमिका है, इसकी प्रारंभिक पहचान, जो भी समुदाय की भूमिका है इसकी प्रारंभिक पहचान और विकलांगता के हस्तक्षेप की बात की जाएगी। तो कहेंगे देखो समुदाय शब्द जो है हम कह सकते हैं यहाँ पर जो भी दिव्यांग व्यक्ति हैं इनके सदस्यों के जो महत्व उसको बढ़ावा मिलेगा। सदस्यों का अस्तित्व किसी भी जाति, संस्कृति, पृष्ठभूमि, धर्म या कह सकते हैं इसके बीच में परिवर्तन इसकी अनुमति देता है। इसकी गतिशीलता को बढ़ाया जा सकता है और जो भी बुनियादी समझ हैं, मापदंड हैं, धर्म पहचान और जो भी मूल्यांकन है इसमें शामिल किया जा सकता है। इसमें मानव जीवन का उद्देश्य क्या होगा, क्योंकि जो भी रोकथाम है, प्रारंभिक पहचान है जब बच्चे की जाएगी समुदाय में रख करके, तो यह भी ध्यान दिया जाएगा कि मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, मौलिक रूप से उनका कर्तव्य क्या है और वे क्या सीखना चाहते हैं, उनकी विशेष ज़रूरतें क्या हैं। समुदाय में जो हमारे दिव्यांग व्यक्ति हैं उनको आसानी से विस्तृत करके, मैत्रीपूर्ण संबंध बना करके उनकी सहानुभूति कह सकते हैं बच्चों के लिए प्रारंभिक पहचान और जो भी उनकी ज़रूरतें हैं, रोग चोट दोष के कारण जो भी हानियां हुई हैं उनको पहचान सकते हैं और इनकी रोकथाम करते हुए हम जितनी जल्दी हो सके इनमें हम क्या कर सकते हैं, हस्तक्षेप कर सकते हैं। इसके लिए सहयोगी समुदाय की दिशा, उसमें भी कदम को बढ़ाया जाएगा, उसकी चीज़ों को शामिल किया जाएगा। समावेशी शिक्षा में जो भी प्रशिक्षित शिक्षक हैं उनका भी महत्व होगा और जो भी दिव्यांग व्यक्ति हैं
इनकी भावना को भी बेहतर बनाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें दिव्यांगों के प्रारंभिक पहचान और हस्तक्षेप के अंतर्गत आएंगी, जो कि समुदाय में रह करके रोकथाम की जा सकेगी। इसके बाद में हम बात करते हैं, एक नया प्रोग्राम चालू किया गया था RCI के द्वारा, जिसका नाम रखा गया था, क्या रखा गया था, 3.4.3 में है CBID। CBID यानी कम्युनिटी बेस्ड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। कम्युनिटी बेस्ड इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इसका शुभारंभ भैया RCI के द्वारा ही किया गया था। और ये पुनर्वास के क्षेत्र में एक 6 महीने का समुदाय आधारित समावेशी विकास का पाठ्यक्रम है, कार्यक्रम है। इसको हम लोग CBID बोलते हैं। 4.3 में इसका ही जिक्र किया गया है। इसमें इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य, शिक्षा और जो भी सामाजिक सशक्तिकरण गतिविधियां हैं, इनको बढ़ावा मिलेगा। कह सकते हैं जो भी हमारे विशेष बच्चे हैं, विशेष रूप से इनको भागीदारी मिल सकेगी। और इनको कह सकते हैं कि जो भी मानव जाति की आपदाएं आ रही हैं, उनमें लचीलापन भी मिल सकेगा, काम में बढ़ावा भी मिल सकेगा, और समावेशी उत्तरदायी चीज़ों को हम बेहतर बना सकते हैं, उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या हुआ, क्योंकि जब ये CBID प्रोग्राम लॉन्च किया गया, 6 महीने का प्रोग्राम, ये कोई भी कर सकता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आपने D.Ed किया है तब आप करें। अगर आपने 12th पास हैं आप, तो आप CBID 6 महीने का प्रोग्राम जो है, ऑनलाइन प्रोग्राम होता है, आप इसको कर सकते हैं। एक कह सकते हैं कि ये प्रोग्राम कोई भी कर सकता है। इसके अंतर्गत ये एक प्रकार का आपका कह सकते हैं कि सर्टिफिकेट लेवल कोर्स होता है। इसमें जो भी कम्युनिटी बेस्ड इंक्लूसिव डेवलपमेंट है, इसके बारे में बात की जाएगी। तो इसके उद्देश्य की बात होगी, सामुदायिक स्तर पर जो भी ज़मीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं पुनर्वास पेशेवर और कार्यकर्ताएं, जैसे आंगनवाड़ी हुई, आशा हुई, इनके कामकाज को बढ़ावा देने के लिए, इनको दिव्यांगताओं के बारे में बताने के लिए, क्रॉस डिसेबिलिटी के मुद्दों को बताने के लिए क्या किया जाएगा, जो भी दिव्यांग व्यक्ति हैं, इनके लिए हम लोग आशा हुआ, आंगनवाड़ी हुई, इन सभी को हम लोग क्या CBID प्रोग्राम करवा सकते हैं। इसमें जो भी इनकी योग्यता है, इसके आधारित कौशलों को हम बेहतर बना सकते हैं। ये जो प्रोग्राम था 7 भाषाओं में जारी किया गया, हिंदी, अंग्रेजी सहित गुजराती, मराठी, उड़िया, बांग्ला, तेलुगु, है ना, इस तमिल, इन 7 भाषाओं में इनको जारी किया गया। और भारतीय पुनर्वास परिषद के द्वारा जो उत्तीर्ण उम्मीदवार होंगे, उनकी परीक्षा और पुरस्कार प्रमाण पत्र भी उनको दिया जाएगा। तो ये प्रोग्राम आपको CBID प्रोग्राम, जो कि आपका 6 महीने का एक कोर्स होता है, इसके बारे में पूछा गया था। इसके बाद में हम बात करते हैं आपके 4.4 की। तो 4.4 में कह रहा है सक्षम वातावरण बनाना। सक्षम वातावरण बनाना। सक्षम वातावरण बनाना, जो भी स्थानीय समुदाय हैं, यहाँ पर दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पुनर्वास के लिए सक्षम वातावरण को बनाना। क्योंकि सामुदायिक जब लाभ मिलेगा, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन जब बच्चे को मिलेगा, तो एक विशेष कार्यक्रम के रूप में बच्चे को जागरूक करते हुए, उनकी मांगों को बढ़ाते हुए, उनके संसाधनों में, उनकी सेवाओं में उनको हम बेहतर बना सकते हैं। इसकी स्थिरता और आत्मनिर्भरता में जो भी सामुदायिक भागीदारी है, उसको मजबूत कर सकते हैं। उनके हित की जो प्रक्रिया है, उसको लागू कर सकते हैं। अगर हमें सक्षम वातावरण बनाना है, तो स्थानीय स्तर पर विभिन्न क्षेत्र परिवर्तन, CBR कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन, CBR, इन कार्यक्रमों को लागू करना होगा। इससे जो भी सामुदायिक गतिशीलता है, उसका उपयोग किया जा सकता है। समान अधिकार और अवसरों के साथ में जो सफलताएं हैं, उनका समावेशन सुनिश्चित किया जा सकता है। कैसे CBR कार्यक्रम लोगों के लिए बेहतर होगा, उन समुदाय के परिवर्तनों को बेहतर बनाया जा सकता है। इसके लिए वित्तीय संसाधन की भी आवश्यकता होगी। वित्तीय संसाधन में जो भी CBR कार्यक्रम किया जाएगा, अलग अलग जगह जा कर के स्थानीय सरकार अनुदान और सब्सिडी भी देगी। इसके लिए जो भी व्यापारी और दान है,
ये भी दिया जाएगा, या रॉयल्स जो भी लॉयंस क्लब हुआ, रोटरी क्लब हुआ या शुल्क हुआ, दिव्यांग बच्चों के लिए जो भी उपभोग करता है इनके लिए शुल्क को जमा किया जाएगा और इनकी निधियों को भी बेहतर बनाया जाएगा। सरल उपयोग करके यानी कि CBR कार्यक्रम में संबंधित जो भी क्षेत्र हैं सार्वजनिक, चाहे वो भवन, शौचालय, घर, क्योंकि इनके द्वारा ही हम सक्षम वातावरण बना सकते हैं। घर में हो चाहे विद्यालय में हो, ऐसा भवन बनाया जाए, ऐसे वातावरण का निर्माण किया जाए जहाँ पर बच्चा सुलभ रूप से आ जा सके, चाहे वो भवन हो, शौचालय हो, घर कोई भी हो, चाहे वो कक्षा में भी बच्चा जा रहा हो, समाज कल्याण की बात की जाए। इसके लिए राष्ट्रीय कोष भी वितरित किया जाएगा और समाज की सहभागिता भी होगी, यानी कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी किया जाएगा, समाज की सहभागिता भी यहाँ पर की जाएगी। समुदाय में जो भी लोग हैं यहाँ पर जो दिलचस्पी दिखा रहे हैं उनके लिए बेहतर रूप से पुनर्वास प्रक्रियाओं को लागू करना, दैनिक जीवन के क्रियाकलापों और सामाजिक कौशलों को बेहतर बनाना, नाटकीय सुधार करना और परियोजना विकास में भाग लेना, समय समय पर पुनर्वास पाठ्यक्रम को आयोजित करना। CBR में भागीदारी को बढ़ावा देना, कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन में भागीदारी को बढ़ावा देना, रेफरल को बढ़ावा देना और जो भी निर्माण की नीतियां हैं उनके लिए योजना बनाना, प्रासंगिक संरचना और संसाधनों का विकेंद्रीकरण करना, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। इसमें जो भी संसाधन होगा उनको जोड़ा जाएगा, जो चाहे वो आपका सरकारी संसाधन हो चाहे वो गैर सरकारी संसाधन हो, सभी संसाधनों को प्रदान कराया जाएगा और इसके लिए जो भी भूमिका है उसका निर्वहन किया जाएगा। सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा और विकेंद्रीकृत किया जाएगा। इसके लिए कह सकते हैं कि समुदाय में कार्यक्रमों का स्तर, भागीदारी कितनी है, या कह सकते हैं कि जो भी स्तर है उसके लिए कार्यक्रम को भी सफल बनाया जाएगा, बेहतर बनाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको CBR के अंतर्गत समुदाय में चीज़ों को बढ़ावा देना और एक सक्षम वातावरण बनाना जो कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत लागू किया जाएगा, आपको बता दिया गया। थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूँ, बिना समय गंवाए हुए पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि भैया मुझे भी समय नहीं है बहुत ज़्यादा, इसीलिए आपकी वीडियोस लेट हुआ करती हैं। तो अब हम बात करते हैं 4.5 की। यहाँ पर बात कर रहा है समुदाय में दिव्यांग बच्चों के पुनर्वास के मुद्दे और चुनौतियाँ। तो यहाँ पर देखिए प्रतिबंध बहुत ज़रूरी, अपर्याप्त कोडिंग को लेकर के जो भी सरकार के द्वारा CHR योजनाएं बनाई जा रही हैं उनका विस्तार किया जाए और अपर्याप्त धन का कारण और CBR की जो भी ज़िले हैं इनको सीमित किया जाए, पर्याप्त डेटा जो है उसको एकत्रित किया जाए, व्यापक रूप से जो भी दिव्यांगता है उनका डेटा, जनसंख्या और जनगणना योजना और संसाधन आवंटन, कौन कौन से संसाधन हैं उनको दिए जाएं। इसके लिए सिफारिश होगी, यानी कि उनका एम्पावरमेंट किया जाएगा। एम्पावरमेंट में जो भी हमारे PWD बच्चे हैं, PWD के अंतर्गत बच्चे हैं, इनको रोजगार तक बढ़ावा देने की बात की गई। इनको भैया सभी को एम्पावरमेंट दिया जाए, सभी को रोजगार दिया जाए, उनकी एबिलिटी को जानते हुए उनको वित्तीय योजनाएं देना और उनकी ज़रूरतों को पूरा करना। साथ ही साथ जो भी लिंग समानता है PWD के तहत, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, सभी को पढ़ने के शैक्षिक अवसर दिए जाएं और शारीरिक रूप से जो अक्षम बच्चे हैं इनको भी पढ़ाने के लिए बेहतर बनाया जाए। जो भी इनका भौतिक और पर्यावरण बाधाएं हैं इनको दूर किया जाए, यानी कि आने जाने की जो भी मोटर कौशल हैं बच्चे के लिए उनको विकसित किया जाए और अनुकूलन करके इनको बेहतर बनाया जाए। आने जाने का जो भी इनका संसाधन है इसको बेहतर बनाया जाए। संस्थागत रिहैबिलिटेशन, जो भी समुदाय आधारित रिहैबिलिटेशन है, CBR है, उसके कौशल बच्चा नहीं कर पा रहा है, बच्चे को समुदाय आधारित रिहैबिलिटेशन नहीं मिल पा रहा है, पुनर्वास नहीं मिल पा रहा है, तो उसकी आवश्यकता की सेवाओं को बढ़ाया जाए और इसके लिए फंड को भी जारी किया जाए, कुछ रुपए पैसे को भी जारी किया जाए और समन्वय बनाया जाए।
CBR में जो भी डाटा एकत्रित किया जाए एक दूसरे के साथ शेयर किया जाए और इसकी निगरानी की जाए, इसका मूल्यांकन भी होना चाहिए। आकलन के साथ मूल्यांकन बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार से आपका यूनिट 4 जो है वो समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और 4.1 कह सकते हैं 4.1, 4.2 और 4.3 आपका यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। तो मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी पर। बहुत ही जल्द आपकी यूनिट 5 भी अपलोड कर दी जाएगी और सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।